हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बाइवेरिएट एनालिसिस की। क्योंकि पिछले सेशन में हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस को समझा था, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एक पार्ट है। यहाँ बाइवेरिएट एनालिसिस को हम समझेंगे। बाइवेरिएट एनालिसिस का या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है पूरा, इसका एक आगे एडवांस्ड एनालिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स अलग नहीं है ना, ऑलमोस्ट सेम है। फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस होता है और उसके आगे हम उस पर काम करते हैं। तो पहले हम बाइवेरिएट एनालिसिस को अच्छे से समझें, ये क्या होता है। बाइवेरिएट का जैसे आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि ये दो वेरिएबल की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये देखें बाइवेरिएट एनालिसिस है क्या। ठीक है, तो जैसे देखेंगे इसका डेफिनेशन आप, तो एग्जामाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच के संबंधों को ये बताता है, दर्शाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम देखें इसका पर्पस क्या है। पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द एसोसिएशन, कोरिलेशन और कॉसेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एसोसिएशन यानी उनके बीच में किस तरह का तालमेल है, पहली चीज़। कोरिलेशन मतलब किस तरह का संबंध है आपस में। और कॉसेशन का मतलब होता है कि उस संबंध का, उस तालमेल का कारण क्या है, उसके पीछे किस कारण से है, बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच। ये चीज़ हम इसमें पता करते हैं। अब टेक्निक क्या होती है इसकी। यदि आपके पास दो कैटेगरिकल वेरिएबल हैं, है ना, मान लीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल है एज और एक वेरिएबल, एज तो खैर न्यूमरिक हो जाएगा। आपके पास एक वेरिएबल है जेंडर और एक वेरिएबल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोनों कैटेगरिकल हो गए, है ना। तो इन दो कैटेगरी के बीच में यदि हमें कुछ रिलेशन चेक करना है तो हम कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे, जिसको हम क्रॉस टेबुलेशन बोलते हैं। और एक कॉलम में हम एक वेरिएबल ले लेंगे और रो साइड एक वेरिएबल ले लेंगे। भाई कितने लोग हायर स्कूल पास हैं, कितने लोग 10th पास हैं, मेल फीमेल में अपन को ये मिल जाए। तो कंटिजेंसी टेबल से हम रिलेशन, एसोसिएशन उनका चेक कर सकते हैं, है ना। कोरिलेशन एनालिसिस भी होता है। तो पियर्सन कोरिलेशन होता है, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन होता है, ताऊ कोरिलेशन होता है, रैंक ताऊ जो होता है ऑर्डिनल डेटा के लिए होता है कोरिलेशन। स्कैटर प्लॉट्स के द्वारा भी हम लोग रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, वो भी कंटिन्यूस वेरिएबल की। खाली कैटेगरिकल की स्कैटर प्लॉट से समझ में नहीं आएगी हमें, उसके लिए तो हमें क्रॉस टेबुलेशन ही करना पड़ेगा, कंटिजेंसी टेबल ही बनाना पड़ेगी। कुछ कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है या टी टेस्ट भी हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं। तो उसके द्वारा भी हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं कि उनमें रिलेशन है या नहीं है, वो रिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये पता करने के लिए हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो डायग्नोस्टिक का पार्ट आ जाता है कि इसको डिस्क्रिप्टिव में भी लेते हैं और डायग्नोस्टिक में भी लेते हैं। ये बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों में। अपन आगे चल के जब डायग्नोस्टिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी बाइवेरिएट एनालिसिस की, टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती हैं। अब हम सबसे पहली जो चीज़ होती है, यह हम अब कंटिन्यूस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल, न्यूमरिक वेरिएबल में एक होता है कोवेरियंस और एक होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही मानना है। कोरिलेशन एनालिसिस यानी कोरिलेशन कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। कोवेरियंस क्या होता है, इसको पहले हम समझेंगे। कोवेरियंस signifies the direction of linear relationship between two variables। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है। ठीक है, कि उनमें लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है क्या,
एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। क्या बारिश अच्छी होने से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है? तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अपन एक्सेप्शनल केस छोड़ दें, बाढ़ आ गई है इस तरह के, है ना, तो बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए किसी चीज़ की सप्लाई कम हुई, मान लीजिए टमाटर कम आया मंडी में किसी शहर में, रोज़ वहाँ रिक्वायरमेंट होती थी 10 ट्रक की और उस दिन आए 5 ट्रक, तो क्या होगा? टमाटर के प्राइस बढ़ जाएंगे। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई कम हुई, प्राइस बढ़ गई, तो एक चीज़ घटी दूसरी चीज़ बढ़ गई, है ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है। वहीं अपन इसी डिमांड सप्लाई के एग्जाम्पल को देखते हैं कि यदि किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो क्या होता है? प्राइस क्या होगी? कम होगी। भाई किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई तो वो चीज़ बिकेगी नहीं, तो लोग कम कीमत में बेचेंगे उसको। ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी किसी भी चीज़ की। जैसे आज ज़मीन की डिमांड बढ़ रही है तो ज़मीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है। सो यहाँ भी मैंने लिखा है कि बाय डायरेक्शन वी मीन इफ द वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। इंक्रीजिंग वन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल माइट हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है। अब दूसरी चीज देखें हम, द वैल्यूज ऑफ कोवेरियंस कैन बी एनी नंबर बिटवीन टू अपोजिट इन्फिनाइट्स, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है वैल्यू कोवेरियंस की। सो ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट कोवेरियंस ओनली मेजर्स हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर। ये खाली ये बताता है कि दोनों वेरिएबल कैसे बदलते, एक के बदलने पे दूसरा कैसे बदलता है, दोनों आपस में किस तरीके से का संबंध रखते हैं। नॉट द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल टू एन अदर वन, एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे नहीं बताता है ना। तो यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मामला नहीं होता कोवेरियंस में। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स is achieved by taking the summation of the product of the differences from the means of the variables is follows। यहाँ मैंने दिया हुआ फार्मूला, तो यहाँ देखिएगा इस फार्मूले में कि xi माइनस एक्स बार, अपन ने वही डेविएशन लिया है मीन से, पहले वेरिएबल का x का, इसके बाद दूसरा वेरिएबल y है उसका भी डेविएशन लिया है उसके मीन से, और दोनों के डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने समेशन कर दिया और टोटल ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कोवेरियंस आ गया। ठीक है। अब जरा इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। थोड़ा सा इसका साइज ऑप्टिमम कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये तो ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, ये एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, ये वाई वेरिएबल्स की वैल्यू है। तो मैं आपको मैन्युअली थोड़ा सा करके बताता हूँ, हालांकि इसमें फार्मूले होते हैं, एक्सेल में, पाइथन में, आर में, सब में फार्मूले होते हैं, बट हमें जब तक इसको मैन्युअली करेंगे नहीं, हमें इसके नेचर समझ में नहीं आएगा, इसके अंदर क्या क्या बिहेवियर है इसका, ये हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, है ना, यही करना है हमें। ये कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम y माइनस मीन ऑफ y। ठीक है। अब तीसरा कॉलम इन दोनों के प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सीधे यहाँ इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। इनटू, अब इसको लिया, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको भी यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ यदि आप इस फॉर्मूले पे गौर करें
यहाँ पर x माइनस एक्स बार का कॉलम बना लिया मैंने, y माइनस वाई बार का कॉलम बना लिया, दोनों के प्रोडक्ट का कॉलम भी बना लिया। बाद में अपन समेशन करेंगे कॉलम का जो प्रोडक्ट वाला है और n से डिवाइड कर, n अपने पास 20 है, ठीक है। तो आप देखिएगा, देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले मीन ऑफ x लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मीन ऑफ y, ठीक है। अब मीन ऑफ x में यहाँ निकाल लेता हूँ एवरेज, यहाँ से ये हो गया, एवरेज आ गया। ऐसे मीन ऑफ y ले लेता हूँ, वो यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, ये हो गया। मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ और n भी लिख लेता हूँ यहाँ, n कितना है 20 है, ठीक है। और मैं सेम कलर यहाँ भी दे देता हूँ जिससे कि हमें पता रहे कि ये क्या चीज़ है, और इसको भी वाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये x का मीन है, ये y का मीन है। अब मैं x माइनस एक्स बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो x मेरा क्या है, इक्वल टू x ये है, इसमें से माइनस करना x बार क्या है, ये है मीन, ठीक है। पर यदि मैं अब इस कॉलम को नीचे डाउन करूँगा, जब ड्रैग करूँगा तो ये वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग नीचे ड्रैग होगा, है ना। तो मुझे इसके लिए इसको फ्रिज करना होगा, इसको रिलेटिव मेजर नहीं रख के एब्सोल्यूट मेजर लेना होगा। तो मैं इसको डॉलर लगा दूंगा, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा और एंटर करूँगा। अब ये होगा कि ये तो नीचे शिफ्ट होगा, पर जिसमें डॉलर लगाए वो वाली सेल शिफ्ट नहीं होगी, वो वहीं फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू वहीं से उठाएगा। ये हो गया। अब मैं दूसरा आया, y माइनस वाई बार इक्वल टू y मेरा ये है माइनस वाई बार मेरा ये है, इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगा। ओके, ये मैंने कर दिया। अब ये दोनों कॉलम आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें। सो दिस इंटू दिस, ये हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब इसका सम भी ले लेते हैं हम, है ना। इज इक्वल टू सम, ये सम हो गया, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सम खाली, ओके। और इसको भी हम यहाँ पर कर देते हैं और ये वाइट कर देते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो इनके समेशन डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ये है हमारे पास और n ये है 20। तो मैं यहाँ पर कोवेरियंस फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। और कोवेरियंस को भी मैं यही जो है फॉर्मेटिंग कर देता हूँ सीधे ही, टाइम नहीं लगेगा इसमें, जल्दी हो जाएगा मामला, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोवेरियंस, तो कोवेरियंस में कुछ नहीं करना है, मेरे को ये जो सम है ना इसको डिवाइड करना है इससे, इनसे। तो कितना आया, 18.285 मेरा इसका कोवेरियंस आया, ठीक है। समेशन जो मेरा हुआ इससे मेरा ये कोवेरियंस है माइनस 18.25। अब देखें नेगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं, थोड़ा सा इंसर्ट करके देखें ग्राफ। तो देखिएगा ग्राफ कैसे इंसर्ट करेंगे, पहले इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ रिकमेंडेशन पे जाऊँगा, यही ग्राफ बताएगा। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, हम थोड़ा ट्रेंड लाइन और डाल लेते हैं इसमें, है ना। तो ट्रेंड लाइन के लिए मुझे यहाँ पर एक सेकेंड चार्ट डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं एलिमेंट ऐड करूँगा ट्रेंड लाइन, तो लीनियर वाली ऐड करूँगा। तो ये देखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है नेगेटिव शो कर रही है, पॉजिटिव क्या होती है, ऐसे बढ़ती हुई,
कि आपके जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पे डेटा बढ़े, वाई पे भी बढ़े, तो बढ़ना चाहिए, वो पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है कि आपका एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होता चला जा रहा है, हाइट कम होती चली जा रही है, तो नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब माइनस प्लस का क्या रहता है, इसके जो स्केटरनेस है उस पर डिपेंड करता है उसका वो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग कोवेरियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं हम लोग वापस अपने इस पे। तो ये कोवेरियंस के बारे में हो गया। अब हम आगे देखें कि कोवेरियंस जो है, द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ कोवेरियंस डिपेंड ऑन द वेरिएंसेस ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल इनमें इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, उनके वेरिएंसेस पे उसकी लोअर और अपर लिमिट निर्भर करती, क्योंकि मैंने बताया माइनस इन्फिनाइट से प्लस। तो कोरिलेशन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकली मेजर्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन का एक मेथड है जो दो कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वेरिएबल के बीच में उनकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए किया जाता है। ये वो विश्लेषण है, मतलब यहाँ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। वहाँ तो खाली डायरेक्शन की बात हुई थी कोवेरियंस में, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि उनका कोरिलेशन कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, मॉडरेट है, इसकी बात यहाँ होती है कोरिलेशन एनालिसिस में। और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू ही निकाला जाता है। जहाँ भी अब मैं कोरिलेशन बोलूँगा तो उसको आप समझना कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इफ नॉट ओनली शोज द काइंड ऑफ रिलेशन ही नहीं बताता है, बल्कि बट ऑल्सो हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप इज, वो रिलेशनशिप कितनी मजबूत है, कितनी वीक है, ये भी बताता है। Thus we can say the correlation values have standardized notation. Thus we can say the correlation values have standardized notions. उसके standardized notions होते हैं, whereas the covariance values are not standardized. वो standardized नहीं होती। अब standardized का मतलब है कि coefficient जितने होते हैं वो सब standardized होते हैं, उसकी एक रेंज होती है। जैसे अपन ने पिछले सेशन में देखा था कि coefficient of standard deviation 0 से 1 के बीच में होता है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी स्टैंडर्डाइज नोशंस होते हैं कि -1 से +1 के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। सो वेयर इज कोवेरियंस वैल्यूज आर नॉट स्टैंडर्डाइज एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द रिलेशनशिप इज, बिकॉज द मैग्नीट्यूड हैज नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस, है ना, उसके मैग्नीट्यूड का कोई महत्व नहीं है। सो but here in correlation analysis or the correlation coefficient we assumes value -1 to +1, ठीक है। To determine whether the covariance of two variables is large or small, we need to assess it relative to the standard deviation of the two variables. अब यदि आपको यह डिटरमाइन करना है कोवेरियंस की मदद से कि क्या भाई ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बड़ा है या छोटा कोरिलेशन, उस हिसाब से आपको मालूम करना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस कोवेरियंस को आप दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे। So do we have to normalize the covariance by dividing it with the product of standard deviation of two variables, thus providing a correlation between two variables. So जो रिजल्ट होता है इसका कोरिलेशन का, इस कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप आगे इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे ईमेल द्वारा आपको स्टडी मटेरियल का ड्राइव लिंक शेयर किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोरिलेशन कैसे निकलता है, जो कोवेरियंस हमने अभी निकाला उसको दोनों के एक्स और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर यहाँ तक के तो हमने करा हुआ है, मैं इसको अभी हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये कोवेरियंस हमने निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने नहीं निकाला है। ठीक है, अब मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करता हूँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमारे पास जो अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो पहले मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन यहां लिख लेता हूं, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। ठीक है, और इनको भी मैं सेम तरीके से अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत से फार्मूले मिलेंगे आपको एक्सेल में, चाहे पाइथन हो चाहे आर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा फार्मूला कब उपयोग करना है। ठीक है, तो मैं एस टी डी लिख रहा हूँ, तो यहाँ बहुत से फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, है ना। ये वेरिएंस से है, ये पॉपुलेशन के उससे है। तो यहाँ ये दो जो फार्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है, सैंपल और पॉपुलेशन वाले। ये भी थे पहले, ये सब बंद हो गए, पर अभी भी वी कैन यूज दिस थिंग। ये सैंपल के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए। अब इन्होंने इसके आगे नाम लिख दिया, पी और एस कर दिया, एस फॉर सैंपल एंड पी फॉर पॉपुलेशन। पर जब हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम पूरे उस डेटा को एज ए पॉपुलेशन ट्रीट करते हैं, ना कि सैंपल, है ना। तो जब आप पॉपुलेशन की तरह डेटा को ट्रीट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जब आपने बहुत सारे डेटा में से थोड़ा सा रैंडम डेटा निकाल के और उस पर आप अप्लाई करके देख रहे हैं, और फिर आप उससे के रिजल्ट से इन्फ्रेंस निकालना चाहते हैं कि हाँ ये पूरे डेटा में ही ऐसा है अप्लाई होता है, तो आप सैंपल की बात करेंगे, जो कि इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में आ जाता है सैंपल वाला मामला। डायग्नोस्टिक में अपन पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो आगे डायग्नोस्टिक आएगा उसमें भी यही सब होना है, खाली उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम रहता है, वो भी अपन डायग्नोस्टिक का जब सेशन होगा समझेंगे हम लोग इस बात को। तो अभी मैं पॉपुलेशन वाला ले रहा हूँ। पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे किसका मालूम करना है, तो मैं वो रेंज पूरी डाल दूंगा इसमें, एक्स का, बस एंटर करूंगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आ गया। ऐसे ही मैं वाई का भी ले लेता हूँ, एस टी डी, यहाँ भी पॉपुलेशन का ही ले रहा हूँ मैं, और ये मैंने पूरा डाल दिया, ये दोनों हो गए। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, कोवेरियंस क्या है मेरे पास, ये है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस into this, got it। तो -0.51 नेगेटिव कोरिलेशन है, मॉडरेट है, मॉडरेट कोरिलेशन है, वीक नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मॉडरेट है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये मॉडरेट है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये परफेक्ट है, तो चलिए उसको भी समझेंगे अभी अपन। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने पॉपुलेशन पे निकाला, इसको पॉपुलेशन मान के चल रहा हूँ। यदि मैं मान लूँ कि ये सैंपल है मेरा, ये 20 लोगों का सैंपल है मेरे पास, पॉपुलेशन नहीं है, मैंने बड़े डेटा में से थोड़ा सा डेटा निकाल लिया है, तब क्या होगा, तब देखिएगा वैल्यू क्या आएगा, कोवेरियंस तो वही होने वाला है, पर डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे ना, यहाँ चेंज हो जाएंगे। तो पहले मैं इसको आपको सैंपल वाले भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताता हूँ।
स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं अब इसको सैंपल एज्यूम कर रहा हूँ और कुछ नहीं, फार्मूला एस वाला यूज़ किया मैंने, देखिएगा वैल्यू चेंज हो गई, इज इक्वल टू एस टी डी और ये ले लिया मैंने। देखिए दोनों वैल्यू चेंज होंगी, इसका y का स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है और x का स्टैंडर्ड डेविएशन अब 6.20 आ रहा है, पहले 6.05 आ रहा था, ये 5.85 और 6.0 हो गया, मतलब बढ़ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गए, क्योंकि इसमें हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, n-1 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ अपन n से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, है ना। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी मिलेगी, जब n-1 कर दिया मतलब 20-1 कितना हो गया, 19 से डिवाइड करोगे तो वो बढ़ जाएगा, 20 की जगह 20 से डिवाइड करोगे तो छोटा आएगा नंबर, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो देखिएगा कोवेरियंस तो वही रहने वाला है, कोवेरियंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस इनटू दिस, देखिएगा सैंपल पे -0.49 आया। तो यहाँ पर लोग कई बार गलती कर देते हैं, यदि सैंपल है तो आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है, और यदि पॉपुलेशन ऐसे चल रहे हैं तो आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है। अब दोनों फार्मूले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिएगा पॉपुलेशन के लिए यदि मैं बात करूं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो होगा, हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं ना, xi माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये होगा पॉपुलेशन का। वहीं यदि मैं सैंपल की बात करूं तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा समेशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n-1। अब देखिएगा यहाँ कैपिटल N है, यहाँ स्मॉल n है, जब भी सैंपल होगा तो आपको स्मॉल n, और यदि पॉपुलेशन होगी तो कैपिटल N, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। लोग क्या होता है यहाँ भी कैपिटल N लिख देते हैं नोटेशन में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्मॉल n कब यूज़ होता है और कैपिटल N कब यूज़ होता है। तो जब यहाँ पर आप n से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है कैपिटल N, तो ये क्या करेगा, ओवरऑल वैल्यू की वैल्यू कम कर देगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी, है ना, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो इसलिए सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा सा बढ़ के आता है, यदि आपने सैंपल वाला फार्मूला लगा लिया है तो, क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके कंसेप्ट पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इन्फ्रेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं पहले कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए डायमेंशनलेस मैट्रिक और इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 to +1, ठीक है। द क्लोजर इट टू +1 or -1, the more closely and the two variables are related. If there is no relationship at all between two variables, then the correlation coefficient will certainly be 0 होगा यदि no correlation होगा। However, if it is 0, then we can only say that there is no linear relationship. हम बोल सकते हैं कि उनमें linear relationship नहीं है। There could not exist other functional relationship between the variables. Variable के बीच में दूसरी और functional relationship हो सकती है, उसको हम यहाँ पे
एग्जिस्ट कर सकती है ना, फंक्शनल। When the correlation coefficient is positive and increase in one variable also increase in the other, पॉजिटिव का होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, जैसे प्राइस और डिमांड है ना। यदि डिमांड किसी चीज़ की बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। When the correlation coefficient नेगेटिव, the changes in the two variables are in opposite direction। नेगेटिव में मालूम है अपोजिट डायरेक्शन में, यदि सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ी प्राइस ऊपर से गिर गई। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा हम इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट को थोड़ा सा और समझते हैं वाइट बोर्ड पे। देखिएगा, ये हमारा -1 कोरिलेशन कोफिशिएंट है और ये हमारा +1 है, ठीक है। और यहां पर वैल्यू है 0। तो ये जो -1 है यहाँ कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहलाएगा यहाँ? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब पूरे पॉइंट यदि ट्रेंड लाइन होगा उस पे आ जाएंगे, हर पॉइंट ट्रेंड लाइन से कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा, परफेक्ट नेगेटिव। इसके बाद यदि यहाँ है +1 पे तो परफेक्ट पॉजिटिव कहलाएगा, और 0 पे होगा तो नो कोरिलेशन की बात करेंगे। अब यहां पर यदि प्लस में 0.25 है और यहां मैं लिख रहा हूं 0.75, सिमिलरली मैं नीचे साइड भी लिख रहा हूं -0.25 और यहाँ लिख रहा हूँ -0.75। अब देखिएगा क्या मैं इधर मेंशन करना चाहता हूँ वो आपको समझ में आएगा। यदि इन दोनों के बीच में 0 और 0.25 के बीच में यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है तो ये कहलाएगा वीक कोरिलेशन। यदि 0.25 से 0.75 के बीच में आएगा तो कहलाएगा मॉडरेट कोरिलेशन। यदि 0.75 से 1 के बीच में, 1 नहीं, 1 तो परफेक्ट पॉजिटिव है 0.999 तक, तो 0.75 से 0.999 ऐसा कुछ आता है तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। सिमिलरली वीक पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। सिमिलरली हम नीचे की तरफ आते हैं तो इन दोनों के बीच में यदि कोरिलेशन आ रहा है तो वीक नेगेटिव, मॉडरेट नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ये मतलब निकलेगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को इंटरप्रेट इस तरीके से करना है वैल्यूज को देख के। तो ये एक चीज हो गई। आगे बात करते हैं अब यदि हम बात करें इफ देयर इज नो रिलेशनशिप देयर इज नो चेंज इन आइदर, है ना, कोई भी चेंज नहीं होगा रिलेशन यदि नहीं है तो आप x की वैल्यू में कुछ भी चेंज करो, y में कोई चेंज उसके हिसाब से नहीं होगा। कोवेरियंस एंड कोरिलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड, क्योंकि अपन ने देखा ना कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोवेरियंस की मदद से निकाला जाता है। इन द सेंस दैट कोवेरियंस डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल, किस तरह का इंटरेक्शन है, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये बताता है। वाइल द कोरिलेशन डिटरमाइन द डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, डायरेक्शन भी बताता है और साथ में स्ट्रेंथ भी बताता है, दोनों चीज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ग्राफ दिया हुआ है और ये मैं स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो लो नेगेटिव यदि कोरिलेशन आप ग्राफ देख के समझ सकते हैं, यदि स्कैटरनेस ज़्यादा है और इस तरह का इंक्लिनेशन है तो लो नेगेटिव होगा। यदि पॉइंट बहुत पास पास है, डेंस हो गए हैं तो हाई पॉजिटिव होगा, और यदि एक ही लाइन पे पूरे आ गए
उसी ट्रेंड लाइन पे, तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। तो हाई नेगेटिव, लो नेगेटिव, हाई नेगेटिव और परफेक्ट नेगेटिव। और यदि बीच वाला आप देख रहे हैं, यदि स्केटर है कुछ उसका हमें ट्रेंड ही समझ में नहीं आ रहा है, तो नो कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव, यदि पूरी ऐसी स्ट्रेट लाइन चली गई इस तरीके से, नेगेटिव तो ऐसे होती है, पॉजिटिव ऐसे ऐसे गई, तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव। हाई पॉजिटिव में पॉइंट थोड़े से करीब होंगे और लो में पॉइंट थोड़े से स्केटर हो जाते हैं, बिखराव ज़्यादा हो जाता है। ट्रेंड तो दिखता है पर बिखराव ज़्यादा हो जाता है। तो इसको भी देख के ग्राफ को, फिगर जब हम बनाते हैं स्केटर डायग्राम, उसको भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बीच में कोरिलेशन कैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने टेबल दिया हुआ है, अब इसको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरी चीज़ें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल में रहेगा, एक बार रीड करिएगा इसको, क्योंकि कोवेरियंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट्स के बीच में डिफरेंसेस हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो मैं इस पे क्वेश्चन, जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ किसी कंपनी के लिए, तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कोवेरियंस कोरिलेशन से रिलेटेड। अब ये फॉर्मूले ही मैंने दिए हैं। अब देखिएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होते हैं मोस्टली कई तरह के हैं, पर हम यहाँ मेजर 3 तरह के कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग अलग लोगों ने उसके फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, हम उनकी बात करेंगे। और वो तीनों अलग अलग तरह के डेटा में उपयोग होते हैं, और ये सब आपको पाइथन में, आर में, सब में मिल जाएंगे। तो पियर्सन कोरिलेशन जो होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कोरिलेशन मेथड। इट कोरस्पॉन्ड्स टू द कोवेरियंस ऑफ 2 वेरिएबल्स नॉर्मलाइज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मैंने फार्मूला अभी आपको जिससे कैलकुलेट करके बताया था वो पियर्सन था। तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स, है ना। या तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यदि उसका डिटेल फार्मूला मैंने राइट साइड में लिखा है। ये यूज़ होते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए। न्यूमेरिक कंटिन्यूस डेटा है दोनों वेरिएबल का, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस डेटा नहीं है, आपका रैंक डेटा है। अब रैंक डेटा के बारे में क्या होता है कि मान लो 2 जज हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दोनों अपनी रैंकिंग दे रहे हैं। तो अब वो रैंकिंग दे रहे हैं, तो क्या वो दोनों जजों के मत एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। यदि मत कोरिलेट कर रहे हैं तो वो डिसीजन सही है, यदि कोरिलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर थर्ड जज का हमें डिसीजन देखना पड़ेगा। थर्ड जज का, थर्ड एम्पायर जैसे होता है ना, उस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यदि दोनों का मत अलग है तो तीसरे जज की हमें एडवाइस, रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। तो यहाँ हमें मान लो 2 जज हैं, दोनों अपने रैंकिंग दे रहे हैं, कोई कंपटीशन है, फैशन कंपटीशन है, कुछ भी है, तो हम उसके अंदर किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ रैंक डेटा के लिए हम स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, कई बार हम नंबरों को भी रैंक दे देते हैं, सबसे बड़े नंबर को 1 दे दी, फिर 2 दे दी, 3 दे दी, इस प्रकार से रैंक, परसेंटाइल हुआ। इस तरह की चीज़ों को लेकर के जब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, तो स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन लगाएंगे। इसको डिटेल में कुछ ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं, फार्मूले वहाँ मिलेंगे आपको पाइथन में, आर में और एक्सेल में। आपको बस फार्मूला लिखना है, उसके अंदर स्पेसमैन डाल देंगे एट्रीब्यूट में, तो वो स्पेसमैन के हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा। बाकी इंटरप्रिटेशन सब कुछ सेम है ना। अब हम अगला देखते हैं, कैंडल्स रैंक कोरिलेशन, मतलब ये ताऊ कोरिलेशन है। तो ये कब यूज़ होता है, ऑर्डिनल डेटा है आपका, लिकर टाइप डेटा है या एजुकेशनल वाला डेटा था, है ना। एक स्कूल के एजुकेशन के लेवल, एक कंपनी में क्या एजुकेशन लेवल है एम्प्लॉय के, दूसरे कंपनी में क्या एजुकेशन लेवल है एम्प्लॉय के, है। तो अब अलग अलग एम्प्लॉय तो इंडिपेंडेंट हो गए, तो वहाँ तो कोरिलेशन लगेगा नहीं। ऑर्डिनल डेटा क्या, मैं अपन इसको देखें पर्सपेक्टिव में, तो मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कुछ चीज़ों की राय पूछी, है ना। आपने पूछा, स्कूल का डेटा है, तो बच्चों से पूछा कि मेस के अंदर आपको 3 उन्होंने फैक्टर ले लिए हैं कि भाई सफाई को उन्होंने ऑर्डिनल स्ट्रांगली एग्री, सफाई से डिसएग्री, और ये इस प्रकार का। फिर उन्होंने खाने के बारे में पूछा, फिर सर्विस के बारे में पूछा। तो वो हम देखना चाहते हैं कि तीनों पर्सपेक्टिव में, मतलब खाने की क्वालिटी को और सफाई को लेकर के बच्चों का क्या मत है, एक जैसे मत है क्या, कोरिलेटेड हैं कि नहीं है
है ना, दोनों चीज़ें सफाई और खाना जो है आपस में कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी प्रकार क्लीननेस को आप सर्विस से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं, है ना, और इसी प्रकार खाने को भी सर्विस से कोरिलेट करके, तो ये दो चीज़ के कोरिलेशन इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। ऑर्डिनल डेटा हो तब आपको किंडल रैंक कोरिलेशन का उपयोग करना है। तो ये 3 तरह के कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग अलग तरह के डेटा के लिए मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ एक गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं जिससे आपको स्टडी मटेरियल के ड्राइव का लिंक मेल किया जा सके, है ना। सो धन्यवाद आज के सेशन के लिए।